नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन त्रिपाठी है और आप सभी का प्रहार क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्नों की श्रृंखला का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये जो कि हिंदी के ही 50 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज हम 50 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करते हैं, नए क्वेश्चन जो पिछले साल के आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, मैं बीएड कहाँ से किया हूँ, मैं सीटेट पास हूँ या मेरा पेट में कितना परसेंटाइल है। ये सब वीडियो हमारे चैनल पर आप सबको मिल जाएगी। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं और उसके आंसर्स को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आमलक का तद्भव बताना है। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से के बिगड़े हुए रूप होते हैं। और तत्सम क्या होते हैं? तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं वही जो होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। तो चलिए आमलक का तद्भव बताना हम लोगों को। तो चारों ऑप्शन देखते हैं, आदर्शिका, आम्र और आपाक या आंवला। तो चारों ऑप्शन में जो सबसे सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर डी है, आंवला। तिनका का तत्सम शब्द क्या है? तो इसमें भी तत्सम बताना है। तो तत्सम मतलब क्या होता है कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो हूबहू रहें। तो तृण होता है, तिक्त होता है, ताम्र होता है या त्वरित होता है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं तृण, वो बिल्कुल सही है। तकदीर शब्द है, तत्सम शब्द है, फारसी शब्द है, तद्भव शब्द है या अरबी शब्द है। तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो प्रागुण हो गया, द्विष्ठी हो गया, पीढ़ी हो गया, विग्रह हो गया। तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिस पर ना तो लिंग का प्रभाव पड़े ना काल का प्रभाव पड़े तो वे सब होते हैं अव्यय। जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है? क्रिया विशेषण अव्यय है कि संबंध बोधक अव्यय है कि समुच्चय बोधक अव्यय है कि विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो जहाँ बहुत आ जाए, थोड़ा आ जाए तो वो क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है कि उसमें किसी पर्टिकुलर समय का डिस्कस किया जाता है। तो बारी बारी हो जाएगा कि भीतर होगा कि आज होगा कि यथासंभव होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप सब ये भी बताइएगा कि वीडियो के अंत में आपका 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। इससे क्या होगा कि आपको परीक्षा की तैयारी के बारे में अपने आप में पता चलने लगेगा। तो 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा वाक्य, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप प्रयोग हुआ है? तो वह तेज़ दौड़ता है, ये तो सही है। तुम यहीं ठहरो, ये भी सही है। सारे कलाकार ऊपर हैं, धूप में चला नहीं जाता। तो जहाँ पर असमर्थता व्यक्त की जाती है वहाँ पर क्रिया विशेषण नहीं होता है, वहाँ पर भाववाचक क्रिया विशेषण होता है। तो चलिए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या होता है। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, तुम थोड़ा भी कुछ कहा कि काम बिगड़ जाएगा, मोहन से खाया नहीं जाता है, बालक तेज़ दौड़ता है। तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं बिल्कुल सही है। वह गलती होने से डरती है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरें कि ये पूरा वाक्य सही हो जाए। तो उचित क्रिया विशेषण बताना हम लोगों को। तो इसमें बहुत होगा कि तेज़ होगा कि अचानक होगा या धीरे धीरे होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं बहुत, वह गलती होने से बहुत डरती है, वो बिल्कुल सही है। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि संधि विच्छेद बताना है देव्य अर्पण का। तो जो बच्चे देवी प्लस अर्पण बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बाकी देव प्लस अर्पण, देव प्लस अर्पण और देव्य प्लस पण ये बिल्कुल गलत है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपकार में हुआ है कि लाभदायक में हुआ है कि अपनापन में हुआ है कि समझदार में हुआ है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं उपकार में उप उपसर्ग है। अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं अन, अनिच्छा में अन उपसर्ग है, बाकी सभी विकल्प गलत हैं। इंद्रियों को वश में रखने वाले को क्या कहते हैं? तो इंद्रियों को वश में रखने वाले को क्या कहते हैं? इंद्रजीत नहीं, ये इंद्र को जीतने वाले होते हैं। इंद्रिय जीत होगा। जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो अनुभूत कहते हैं। जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं उसे वो बिल्कुल सही है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। अनिर्वचनीय में शब्द का सही अर्थ क्या है? तो मन को आनंदित करने वाला, जिसको प्राप्त न किया जा सके,
जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, वो बिल्कुल सही है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वकील किस भाषा का शब्द है। तो अरबी भाषा का शब्द है, या फारसी भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है, या पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? संयोग है कि विदेश है कि अत्यधिक है कि सुरेश है। तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बाकी संयोग में सम उपसर्ग है, विदेश में भी उपसर्ग है, अत्यधिक में अति उपसर्ग है। तो चलिए देखते हैं महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो महिमा शब्द जो है उसमें कौन सा प्रत्यय, हिमा प्रत्यय है कि माँ प्रत्यय है कि आ प्रत्यय है कि इमा प्रत्यय है। तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए आड़े हाथों लेना के मुहावरे का क्या अर्थ है। तो विपत्ति आना, बी ऑप्शन है खरी खोटी सुनाना, सी ऑप्शन है उस कर्तव्य का पूरा होना, आलोचना करना ऑप्शन नंबर डी है। तो आड़े हाथों लेना का अर्थ है खरी खोटी सुनाना। तो जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सूरज को दीपक दिखाने का क्या अर्थ है। रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना। तो जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि सूरज को दीपक दिखाने का क्या अर्थ है, मतलब किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना इसका अर्थ होगा। पंचानन में समास बताना हम लोगों को। तो पंचानन में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है कि बहुब्रीहि समास है कि द्विगु समास है कि कर्मधारय समास है। तो पंचानन में द्विगु समास है। जो भी शब्द होते हैं अगर उसके आगे कोई संख्यावाचक विशेषण लगा होता है तो वो ज़्यादातर जो होते हैं वो द्विगु समास माने जाते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करना है। तो युद्ध की इच्छा रखने वाले, तो ये हम पहले भी हमारे जो 50 क्वेश्चन के दो वीडियो आ चुके हैं उसमें ये क्वेश्चन था। तो युद्ध की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं। तो युद्ध कहते हैं। जो बच्चे लगाए हैं बहुत बढ़िया लगाए हैं। और चलिए देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो दिशाएं जिसका वस्त्र हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे दिगंबर कहते हैं। तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो नीचे दिए गए शब्द समूहों के लिए सही शब्द का चयन करना है। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, मतलब तुरंत का तुरंत कविता बना दे, तो उसे कहते हैं आंसू कवि। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हो बिल्कुल सही है। तृष्णा का पर्यायवाची क्या होता है। तो तृष्णा का पर्यायवाची मकरंद, सहचर, रसिका या लिप्सा। तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं लिप्सा, वो बिल्कुल सही है। तृष्णा का और पर्यायवाची जैसे अभिलाषा हो गया, लालच हो गया, ये सब भी होते हैं। तो उत्तर श्रृंखल का विलोम क्या होता है। तो विलोमार्थक शब्द बताना है। तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं विनम्र, बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हम लोग 79 क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है कि वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द बताना है। तो वह कथित होगा या औपचारिक होगा कि किदवंती होगा कि उल्लेखनीय होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। निष्कपट में उपसर्ग बताना हम लोगों को। तो निष्कपट में कौन सा उपसर्ग होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। प्रत्यय शब्द निर्मित है तो इसका संधि विच्छेद बताना है। तो पहला प्रतिधन अय होगा कि प्रत्यधन या होगा कि प्रतिधन अय होगा फिर या प्रतिधन या होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं प्रतिधन अय, वो बिल्कुल सही है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सच्चिदानंद में कौन मतलब संधि विच्छेद बताना है कि कैसे इसका होगा। तो सत प्लस चित प्लस आनंद, तो यही होना चाहिए। तो जो जिस विकल्प में होगा ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हम लोगों को मिल गया, सत प्लस चित प्लस आनंद। और 83 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इसका अर्थ बताना है यह मुँह और मसूर की दाल। तो मसूर की दाल का महंगा होना इसका अर्थ नहीं। मूर्ख अच्छी वस्तु की कदर नहीं करते, ये भी नहीं है। अपने को बड़े व्यक्तियों में गिनना, ये भी नहीं। अपनी योग्यता से अधिक पाने की इच्छा रखना, तो ये सही है। चलिए देखते हैं 84 नंबर क्या है। चित्त पर चढ़ना का क्या अर्थ है। खुशियाँ मनाना, बी ऑप्शन है। अत्यंत प्रिय होना, शोभा बढ़ाना, सदा स्मरण रहना। तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताना हम लोगों को। तो असरफियाँ लुटे कोयले पर मुहर। तो छोटी वस्तुओं की सुरक्षा में अधिक व्यय, संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना, मूल्यवान वस्तुओं की अपेक्षा तुच्छ वस्तुओं पर ध्यान देना, आय से अधिक व्यय। तो असरफियाँ लुटे कोयले पर मुहर। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी का चयन कर रहे हैं मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु पर ध्यान देना, वो बिल्कुल सही है।
चलिए देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, कहावत का क्या अर्थ है? तो शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना या निचले स्तर की बातें करना। तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं, असंगत बातें करना, वो बिल्कुल सही है। अति युत्तम में संधि विच्छेद का सही विकल्प हमको चुनना है। तो अति धन युत्तम होगा कि अति धन उत्तम होगा कि अत्य धन उत्तम होगा कि अत्यो धन उत्तम होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी का चयन कर रहे हैं, अति धन उत्तम, वो बिल्कुल सही है। गर्भ शून्य शब्द में समास हमको बताना है कि कौन सा है। तो गर्भ से शून्य होगा, तो जहाँ से आएगा वो हो जाएगा करण तत्पुरुष। तो ऑप्शन नंबर बी में ही है करण तत्पुरुष, वो बिल्कुल सही है। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। धर्मनिरपेक्ष जो बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारे प्रियम्बल का एक शब्द है। चलिए देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो भानु है कि वज्र है कि ऐतिहासिक है कि आकांक्षा है। तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल बताइएगा सही है कि नहीं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है? तो यामिनी मीन्स क्या होता है? यामिनी मीन्स होता है चंद्रमा, रात्रि, ये सब जो है यामिनी के पर्यायवाची हैं। तो बताना है कि कौन सा नहीं है। तो निशा है, विभावरी है, रजनी है या दिवस। तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं दिवस, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि दिवस का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो दिन होता है और यही सब समय होता है, ये सब दिवस के पर्यायवाची हैं। आधी रात का समय क्या कहलाता है? तो सरवरी कहलाता है कि विभावरी कहलाता है कि निशा कहलाता है कि निशीथ कहलाता है। तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है। तो 93 नंबर से 95 नंबर क्वेश्चन में हमको बताना है कि इसका विलोम शब्द क्या होते हैं। तो कर्षण का विलोम क्या होता है? तो कर्षण का होता है विकर्षण। जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सुषुप्त का क्या होता है? श्रेष्ठ होता है या जागृत होता है, मृत होता है या कृतज्ञ होता है। तो जो बच्चे सुषुप्त का लगा रहे हैं जागृत, तो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं विहित का क्या होता है। तो विहित मीन्स क्या होता है, इसका विलोम बताना हम लोगों को। तो सुगम होता है कि आसित होता है कि निषेध होता है या स्थूल होता है। तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं निषेध, वो बिल्कुल सही है। तो अब हमको 96 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा शब्द सही रूप से लिखा गया है। दीर्घायु, दीर्घायु कैसे लिखा जाता है? तो ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है या कि सी ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन सही है। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए का चयन कर रहे हैं दीर्घायु, वो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन क्या है। नौका का पर्यायवाची हमको बताना है। तो तरी होता है कि तिया होता है कि तरंगिणी होता है कि तरिड़ाजा होता है। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तीनों कालों को जानने वालों को क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ कहते हैं कि त्रिकालदर्शी कहते हैं कि त्रिकुटी कहते हैं कि त्राता कहते हैं। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं त्रिकालज्ञ, वो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन में संस्कृति का विशेषण हम लोगों को बताना है। तो संस्कृत होता है कि सांस्कृतिक होता है कि सांस्कृतिक होता है कि सांस्कृतिक होता है। जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं सांस्कृतिक, वो बिल्कुल सही है। सप्तऋषि से बनी संधि क्या है? तो सप्तऋषि में जो है दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है या व्यंजन संधि है। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा 50 क्वेश्चन का ये तीसरा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। इसमें क्या इम्प्रूव करना बाकी रह गया है उसको भी बताइए। और थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप सभी कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के सभी वीडियोज़ को आप देखें। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।